वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, आज बात करेंगे 27वीं तरमीम पे। बात तो खैर इस्लामाबाद में हम 27वीं तरमीम पे बहुत महीनों से कर रहे हैं, मगर अब गुज़िश्ता रोज़ फाइनली हुकूमत या हुकूमत के इत्तेहादियों ने ये मान लिया कि 27वीं तरमीम आ रही है। इससे पहले तो जब पूछते थे तो कहा जाता था या बताया जाता था कि ना तो कोई अभी ऐसी तरमीम है, ना उस पर कोई काम हो रहा है, ना सोच विचार हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ जैसे ही बार के इलेक्शंस के कुछ रिज़ल्ट्स फाइनलाइज हुए और बहुत महीनों से हमें ये भी बताया जा रहा था कि 27वीं तरमीम आएगी, मगर आएगी बार के इलेक्शंस के बाद। सो जैसे ही इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स कुछ हतमी हुए तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से एक ट्वीट आ गई। ट्वीट में उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही उनके वालिद की PMLN के वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई और 27वीं तरमीम पे बात हुई। और तरमीम में क्या है ये जो उन्होंने बताया वो आज तक हमें सिर्फ वही पता है, 24 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं। इसमें बताया गया कि आईनी अदालत होगी, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्री होगी, जजेस के तबादले जो हैं वो शामिल हैं। NFC का भी उन्होंने ज़िक्र किया, सूबाई हिस्से जो हैं वो शायद कम किए जाएंगे। इसके अलावा आर्टिकल 243 का जिक्र किया, तालीम और आबादी की जो मनसूबाबंदी है वो वफाक को वापस जाएगी। ये कुछ मोटे मोटे नुक्ते थे जिनका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से अभी फ़ैसला करेगी और वो फ़ैसला होगा जब उनके वालिद कतर से वापस आएंगे। और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जमात ने 6 नवंबर को बुला लिया है। ये अब गुज़िश्ता रोज़ से इसी पे बात हो रही है। पार्लियामेंट का इजलास भी ये बताना ज़रूरी है कि बुला लिया गया है। एक तरफ तो हुकूमत कह रही है कि इसके ऊपर बहस करवाएगी, मगर हमारी जो अब जमहूरी रिवायात है उनमें पार्लियामेंट में जो बहस का एक कॉन्सेप्ट रह गया है वो यही होता है कि 1-2 दिन के लिए आप तकरीरें उस पर कर लें। तो हो सकता है कि 27वीं तरमीम के हवाले से भी ऐसा ही हो। हुकूमत जो है वो कह रही है कि ऐसी कोई ये खौफनाक चीज़ बना के पेश कर दिया है 27वीं तरमीम को, इस पर तो अभी मुशावरत होगी। स्टेटमेंट्स हमारे पास बहुत हैं मुख्तलिफ सियासतदानों की। तरमीम है क्या, तरमीम का जिसको कहते हैं ना ड्राफ्ट क्या है, वो अभी किसी के सामने नहीं है, मगर सबको ये यकीन ज़रूर है कि वो पास हो जाएगी। इस सारे इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, सीनियर सियासतदान हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से वाबस्ता है। हमें ज्वाइन किया है शेर अली अरबाब साहब ने, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ एहसान अहमद साहब, माहिर कानून हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। वैसे तो सर हमने कोशिश की थी कि पीपल्स पार्टी से भी हमें कोई मिल जाता, मगर आज हम कुछ नाकाम रहे। छोटा चैनल, छोटा शो, क्या कर सकते हैं। जी खोखर साहब, पीपल्स पार्टी वाले आजकल नजर नहीं आ रहे टीवी चैनल। जी वही मैंने कहा कि शायद सर हमारा शो मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं कि वहां से हमें कोई इंफॉर्मेशन के बिट्स मिलें तो फिर हम जाकर कोई मीडिया पे बात करें। अभी क्या करेंगे? लोग हमसे पूछेंगे कि वो जमहूरी पीपल्स पार्टी आइन की खालिक जमात, हम क्या कहेंगे? सर यू हैव रीअश्योर्ड मी, बिकॉज मेरा ख्याल था कि शायद वो हमारा चैनल छोटा है, शो छोटा है, शायद इसलिए वो नहीं आ रहे। जी हाफिज साहब, सर आपसे शुरू करते हैं ताकि फिर इधर तक हम पहुंचे। तो सर 27वीं आईनी तरमीम, आपने जो बिलावल भुट्टो साहब से सुना तो सुना, कुछ इसके अलावा आप जैसे मालिक साहब बता रहे थे कोई आपके पास भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ हमारे से शेयर करें कि इसमें क्या कुछ है। बिस्मिल्लाह आरिफा, एक तो ये है कि साइड एक फॉर द टाइम बीइंग कि जी पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स के अंदर एक नैरेटिव डेफिनेटली क्रिएट किया जाता है और हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है, बट जनरली आप देखा जाए तो इसमें दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर के अंदर पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है कि वो अमेंडमेंट कर ले। नंबर 2 ये है कि जब आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं तो उसको आप कुछ चीज़ें लर्न भी करते हैं। हमारे पिछले 22-24 साल के अंदर 2 मेजर अमेंडमेंट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आई हैं। एक आई है आपकी 18th अमेंडमेंट आई है, जिसके अंदर आपका एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के नाम के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको आपने फेडरेटिंग यूनिट्स को ट्रिकल डाउन इफेक्ट दिया, और उससे हमें लेसन्स आए हैं कि क्या उनके अमेंडमेंट्स के जो इफ़ेक्ट्स होने चाहिए थे लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर, गवर्नर्स के अंदर, सूबों के प्रोविंसेस के साथ, या उसके बाद प्लानिंग पॉलिसी ये जो है वो किस शेप पे पहुंची। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में रही है, सवाए पीपल्स पार्टी सेंटर में नहीं आई 2010 के बाद, आप PTI का एक्सपीरियंस देख लें तो वो भी यही चीज़ें करते थे कि हमें 18th अमेंडमेंट की जो चीज़ें हैं कि जिस चीज़ों से अंदर एक एफिशिएंट गवर्नेंस फेडरल लेवल की आनी चाहिए विद द प्रोविंसेस, वो बेहतर होनी चाहिए।
PMLN गवर्नमेंट में आई, उन्होंने भी कहा कि जी बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए। ये जो 18th अमेंडमेंट की रोल बैक है, ये नहीं रोल बैक नहीं है, रोल बैक नहीं है, नहीं, मैं आपसे कहता हूँ ना कि रोल बैक तो ये है कि अगर आप सारी कॉन्करेंट लिस्ट जो है, जो एबॉलिश की गई है, आप उसको रिवाइव कर दें। नंबर 2 उसके अंदर ये है कि जो आपने सर्टन आर्टिकल्स बनाए हुए थे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रिलेटेड से, आप उनको रिमूव कर दें। अभी बात जो है वो 2 जगह। और दूसरा 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई, सारी पॉलिटिकल पार्टी से अगर यही बात क्योंकि फिर लंबी हो जाएगी बाकी गेस्ट, तो ये जो बताएं कि 18th अमेंडमेंट के क्या चीजों को ट्वीक किया जाएगा? देखें मैं ये समझता ये हूँ कि जो इस सारे प्रोसेस के अंदर आया है वो ये है कि एक तो आपका NFC अवार्ड है, पर NFC अवार्ड इतना ही सक्सेसफुल मॉडल था जिसे हर 5 साल के बाद होना चाहिए था, तो 2010 से लेके 2025 तक तो बना नहीं है। उसके अंदर जो हमने क्लॉज डाली वो डाली कि जी जब आप एक आर्टिकल 165 के अंदर के जो मिनिमम आप बेंचमार्क करेंगे उससे आप प्रोविंसेस का शेयर कम नहीं करेंगे। अब हमने उनको सर्विसेज टैक्स भी जो है जो पहले फेडरल गवर्नमेंट का था उन्हें दे दिया। अब उसके बाद ये है कि जो आपके लंबे एक्सपेंडिचर्स है जिस पे बात भी हुई है कि आपकी डेट सर्विसिंग भी है, लॉ एंड ऑर्डर है, मिलिट्री है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर उसके अंदर जाके तो उसको स्ट्रीमलाइन करके, और फिर अगर आपने आर्टिकल 140A भी तो आपने बनाया था ना कि जी प्रोविंशियल डेवोल्यूशन आएगी, 140A यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट्स का है, तो उसके अंदर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशंस के अंदर डेफिनेटली पंजाब असेंबली की एक रिक्वेजिशंस भी आई है। इसी तरह देखें कि सारी जमातों का इत्तेफाक था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर, PTI, पीपल्स पार्टी, PMLN, लॉयर्स कम्युनिटी का था कि जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन ओवर रीच हुई है इसे कंट्रोल होना चाहिए। अब जब 26वीं तरमीम की तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ गए तो PTI जो है उसने कहा कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि आप जब 26वीं तरमीम के उस प्रोसेस के अंदर जो लोग थे उस कंसल्टेशन जरूर उन्हें बुलाइएगा। अब उस वक्त भी था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म आपने बनाया वो वायबल नहीं है। तो मेरा जस्ट कम बैक बिकॉज़ अब 3 मेहमान है, वक्त भी देना है। खोखर साहब, इफ आई कैन स्टार्ट विद यू, इनके पास मैं PTI और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से पूछूंगी, तो ये है तो सही प्रोविंशियल, चाहे आप उसको कह लें लोकल गवर्नमेंट्स को स्ट्रेंथन करना है या NFC को देखना है, ये अब जो 18th अमेंडमेंट की कुछ चीज़ें हैं, चाहे रोल बैक कहें या ट्वीक कहें, तब्दीली तो हाफिज साहब की बातों से मुझे लगता है आ रही है उसमें। असल जो तब्दीली आ रही है और जो मकसद है इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज का, 27वीं आईनी तरमीम का, जिसका हमें हुकूमत से नहीं बल्कि बिलावल साहब की ट्वीट से पता चला, वो तो 243 आइन का 243 जो आर्टिकल है उसके अंदर तब्दीली है। बाकी तो शोर गोगा है, चीज़ें विड्रॉ हो सकती हैं, उसके ऊपर निगोशिएशन हो सकती है। असल काम तो 243 है कि जो फेडरल गवर्नमेंट को कंट्रोल एंड कमांड देता है आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर और सर्विसेज चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर, तब्दील करना उसको मकसूद है। बाकी जुडिशरी को भी कुछ दे देंगे ताकि वहाँ पर चीज़ें चैलेंज ना हो सके। 70 साल उनके लिए उम्र रख दी है, उनके लिए एक टेम्पटेशन क्रिएट कर दी है कि आप भी चुप रहें, आप भी साथ रहें। काफी नहीं हो गया था 26वीं तरमीम में? क्या जुडिशरी में बच गया है कि जो और कुछ करना है? अब द पॉइंट इज कि हम इस मुल्क को पहले हमने एक हाइब्रिड का एक्सपेरिमेंट किया, हाइब्रिड से फिर हम हाइब्रिड प्लस की जानिब गए, अब हम एक अथॉरिटेरियन निज़ाम को फॉर्मलाइज कर रहे हैं। अथॉरिटेरियन का उर्दू में मतलब है आमराना निज़ाम को। और अगर यही बानी पाकिस्तान की ख्वाहिश थी तो 100 बिस्मिल्लाह कीजिए, लेकिन हमने जो पढ़ा है, जो देखा है, उसमें तो बानी पाकिस्तान ने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने तो कहा कि ये मुल्क एक पार्लिमानी जमहूरियत होगी। उन्होंने तो क्वेटा स्टाफ कॉलेज के अंदर तकरीर की और उन्होंने कहा कि आपका ताल्लुक इस मुल्क की पॉलिसीज के साथ नहीं होगा, ये तो हम सिविलियंस का काम है। सर आप कल भी बात कर रहे थे तो आगे से आपको जवाब भी मिल गया कि वो तो 48 की बात थी। हाँ, अब अगर 48 की बात है तो बस फिर उसको तारीख की किताबों से भी निकाल देना। हमारे ज़हन ऐसी ख़राब कर रहे हैं, आने वाली नस्लों के ज़हन बिगाड़ रहे हैं। गुजारिश ये है कि हम इस मुल्क को क्या बनाना चाहते हैं? 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, चल नहीं पा रहा, पॉलिटिकल टर्मोइल है। क्या 27वीं तरमीम के बाद पॉलिटिकल टर्मोइल कम हो जाएगा? 27वीं तरमीम के बाद ये तो नॉर्थ कोरिया बन जाएगा या ये मिस्र की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। अगर आप जजेस को ट्रांसफर पोस्टिंग इस तरह करेंगे जिस तरह DC की करते हैं, AC की करते हैं, पटवारी तहसीलदार की करते हैं, तो यहाँ पर किसी को क्या एतबार रहेगा निज़ाम इंसाफ पर? अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में 70 साल की उम्र रख देंगे, जजेस के लिए एक टेम्पटेशन क्रिएट कर देंगे, उनके सामने एक गाजर लटका देंगे, अच्छे जज बनो, हुकूमत के खिलाफ फैसले मत दो, तो तुम्हारी रिटायरमेंट के बाद तुम्हारे अगले 5 साल तैयार हैं। अगर आप एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी ले आएंगे, जो अंग्रेज के दौर का निज़ाम था कि जिसमें वो रियाया को कंट्रोल करने के लिए DC और AC के जरिए सजाएं देता था, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत लोगों को अंदर कर देता था,
تو آج بھی ہم رہے آئے ہیں. حقیقت تو یہی ہے. تو حاکم اور محکوم کے درمیان ایک چپکلش ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے محکوم بن کر نہیں رہنا. ہمیں جو آئین کے اندر آزادیاں حاصل ہیں وہ ہم نے آزادیاں بھلے کاغذ پر ہوں لیکن اپنے بچوں کے لیے کم از کم ایسا ملک چھوڑ کر جانا ہے کہ جہاں پر انہیں وہ ملتی رہیں. لیکن صاحب راضی نہیں ہیں. اب سر میں ذرا شیر صاحب کو بھی شیر علی ارباب صاحب کو بھی شامل کروں. سر آپ لوگ کانسٹیٹیوشن کورٹ کے حق میں ہیں؟ ابھی حافظ صاحب نے کہا. میرے علم میں تو نہیں ہے. سر آپ کو اپنی پارٹی کا ہی نہیں پتا؟ نہیں, ہم کانسٹیٹیوشن کورٹ کے اس طرح کے حق میں نہیں تھے. لیکن جب آخر میں اس میں ہم سے تھوڑی لیپسز ہوئی ہیں, لیکن پرنسپلی ابھی بھی پارٹی کے اندر کوئی ایسا جنرل جو ہے وہ نہیں ہے کہ تھنکنگ نہیں ہے کہ جی کانسٹیٹیوشنل کورٹ یا کو سپورٹ کیا جائے. ایز دا بگیسٹ اپوزیشن پارٹی سر آپ کے پاس کوئی پلان ہے اس کو روکنے کا, یا آپ لوگوں نے بس آپس میں لڑتے لڑتے یہ وقت گزار دینا ہے اور انہوں نے پاس کرا لینی ہے؟ نہیں, آپس میں لڑائی کی بات نہیں ہے. ابھی جس طرح کہا جا رہا ہے ڈرافٹ تو کوئی آیا نہیں ہے. ایک ٹویٹ آئی تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی, اس کے بعد ابھی جو اسمبلی میں ہوا ہے, اور اس میں بھی ابھی جس طرح مصطفیٰ بھائی نے کہا کہ ہر ایک چیز کے اوپر بڑی ڈسکشن ہوتی ہے, سرکار کے نمائندے بھی بات کرتے ہیں, 243 پہ کوئی بات نہیں کرتا. تو اگر یہی ایک انٹینشن ہے تو لگے ہاتھ تو 245 میں بھی کر دیں, اور وہ جو شیڈیول 2 ہے کہ 3 میں جو وہ اوتھ ہے اس میں بھی کر دیں, تاکہ ایک ہی طرف سے قصہ ہو جائے نا. مطلب کیوں آفٹر تھاٹس 26 ہوئی؟ اگر تھوڑے سے ہوشیار ہوتے 26 میں ہی کر دیتے نا, 27 کی کیا ضرورت تھی. لیکن ادھر بھی تو کمپٹنس کی کمی ہے. ڈیموکریسی از اے ورک ان پروگریس نا, آہستہ آہستہ ہوتا ہے. The beauty of the constitution is it is never final, it is a live document جو کہ ہوتا ہے. لیکن the need and the push has to come from the public, not from other institutions which has no business in matters dealing with politics or public for that matter. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.